और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज मैं आपके सामने आई हूँ असमानता के संबंधों में रूसों के विचार लेकर के। यह हमारा अध्याय 17 है। राजनीतिक सिद्धांत और चिंतन पुस्तक पढ़ रहे हैं, शास्त्री प्रथम वर्ष, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों रूसों का संक्षिप्त जीवन वृत्त समझेंगे। मनुष्य दासता और असमानता का शिकार क्यों बना, असमानता के प्रकार क्या थे, असमानता की उत्पत्ति के बारे में, सामाजिक अनुबंध और राज्य का स्वरूप क्या था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रभुसत्ता का निवास सामान्य इच्छा में है, रूसों के राजनीतिक चिंतन का मूल्यांकन और रूसों का महत्व और राजदर्शन को उसकी देन। इन्हीं सभी बिंदुओं को हम इस अध्याय में असमानता के संबंध में हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत रूसों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हेराल्ड लास्की ने यह कहा कि राजनीति शास्त्र में समानता जितना कठिन और कोई विचार है ही नहीं। मनुष्य के बीच समानता के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। विद्यार्थियों, हमने इससे पहले के अध्यायों में समानता के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं हमने करी हैं आपके साथ, और आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं असमानता की चर्चा। प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु व्यक्तियों को सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से समान नहीं समझते। कई मध्ययुगीन ईसाई विचारकों ने इस आधार पर समानता की बातें कही कि सभी इंसान एक ही पिता की संतान है। वर्णाश्रम व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण भारत में कई तरह की असमानताओं को बढ़ावा मिला, पर साथ ही भक्ति आंदोलन और समाज सुधार आंदोलन भी देश में चलते रहे, जिन्होंने मानव के बीच की खाई को पाटने के प्रयास किया। पाटने का मतलब खत्म करने का प्रयास किया। पश्चिमी जगत में जॉन जैक रूसो एक ऐसा विलक्षण दार्शनिक था जिसके विचारों में उत्कृष्टता और विरोधाभास दोनों ही विद्यमान था। विद्यार्थियों, एक और तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थक रहा और दूसरी ओर राज्य का शक्तिशाली हिमायती भी वह रहा। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं बच्चों कि उसकी गिनती विश्व के महानतम विचारकों में की जाती है। जैसा कि हम पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि जीन जैक्स रूसो जो है सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकार है, जिसमें हमने जीन जैक्स रूसो की बात की, जॉन लॉक की बात की और हॉब्स की भी बात की। ये तीनों ही विचारक सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। तो विद्यार्थियों, रूसो का संक्षिप्त जीवन वृत्त हम देखते हैं। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में हुआ था। वह एक साधारण परिवार में जन्मा था, इसलिए उसका बाल्यकाल दरिद्रता में बीता। उसे शिक्षा दीक्षा भी अच्छी नहीं मिली। देखा जाए तो विद्यार्थियों, उसका अधिकांश जीवन जो है आवारेपन में निकल गया, और रूसो की औपचारिक शिक्षा भले ही साधारण कोटि की रही हो, पर उसमें एक स्वाभाविक तेज था, एक स्वाभाविक आकर्षण था, और उसकी अनुभूतियां भी बहुत ही तीव्र थी। अपनी इस जन्मजात प्रतिभा के आधार पर वह एक बड़ा दार्शनिक और बहुत बड़ा चिंतक भी बना। उसके जीवन का अधिकांश भाग क्योंकि फ्रांस में बीता था, इसलिए वह एक फ्रेंच विचारक के रूप में भी याद किया जाता है, और फ्रांस की सभी परिस्थितियों का प्रभाव रूसो के ऊपर भी पड़ा था। रूसो की कृतियों की बात करें तो हम देखेंगे कि विद्यार्थियों, उपेक्षा और तिरस्कार का जीवन बिताने वाला इस आवारा चिंतक के जीवन में 1749 में अचानक एक सुखद परिवर्तन आया, और इस वर्ष फ्रांस की दींजा अकादमी ने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था विज्ञान और कला की प्रगति से नैतिकता गिरी या उसका शुद्धिकरण हुआ। तो विद्यार्थियों, अपने अनुभवों के आधार पर रूसो ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि नैतिकता गिरी है। व्यक्ति को यदि अच्छाई का जीवन बिताना है तो उसे प्राकृतिक अवस्था की ओर फिर लौटना होगा। रूसो को अपने निबंध के लिए प्रथम पुरस्कार भी मिला। यह निबंध 1750 में प्रकाशित हुआ, जिससे फ्रांस के साहित्यकार जगत में मानो तहलका मच गया। रूसो के निबंध पर महीनों चर्चाएं चली। सन 1755 में रूसो ने विषमता पर वार्ता डिस्कोर्सेज एंड ऑन इनइक्वालिटी नामक निबंध भी लिखा, और अकादमी ने इसके लिए उसे कोई पुरस्कार नहीं दिया, परंतु उसकी यह रचना भी अत्यंत मौलिक और क्रांतिकारी मानी गई। रूसो ने और भी कई ग्रंथ लिखे, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक अर्थनीति, एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, सामाजिक अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिल, ये पुस्तकें लिखी। 1762 ईस्वी में वह फ्रांस की राजधानी पेरिस से विदा हो गया, और उसे संघर्ष और कुंठा का जीवन बिताना पड़ा। इस दौरान उसने पाप स्वीकार नामक ग्रंथ की भी रचना की, और यह
रूसो की आत्मकथा है, जिसमें उसने अपनी आवारा आदतों का उल्लेख किया और 1778 ईस्वी में उसका निधन हो गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, रूसो का जीवन वृत्त जो है काफी विवादास्पद रहा, काफी कुंठित रहा, काफी संघर्षमय रहा। इसके बाद हम देखते हैं विद्यार्थियों रूसों पर प्रभाव। 17वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं शताब्दी के शुरू के कई दशकों तक फ्रांस में वोल्टेयर और दिदरो जैसे बुद्धिजीवियों का बोलबाला रहा और ये विचारक उस युग की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के तीव्र आलोचक थे। व्यवस्था का विरोध तो रूसो भी था, व्यवस्था का विरोधी तो रूसो भी था, पर वह मूलतः एक भावुक व्यक्ति था। इसलिए उसने अपने पुरस्कृत निबंध में यह प्रतिपादित किया कि कला और विज्ञान से उपजी वर्तमान सभ्यता ने मनुष्य को पतन की ओर धकेल दिया। रूसो पुरातन युग के शांत और संघर्ष विहीन जीवन का प्रशंसक था। रूसो का अधिकांश जीवन पेरिस की तंग गलियों और गंदी बस्तियों में बीता था। इसीलिए वह पुरातन युग की यानी प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों की जिसमें व्यक्ति शांत रहता है और संघर्ष विहीन रहता है, किसी भी प्रकार का संघर्ष वहां नहीं होता है और सहजता से प्रेम पूर्वक आपस में मेल जोल के द्वारा रहता है, वही स्थिति उसे ज्यादा प्रशंसनीय लगती थी और वही स्थिति में वह रहना पसंद करता था। लेकिन रूसो का जो जीवन था वह तंग गलियों में और गंदी बस्तियों में निकला। उस समय फ्रांस का आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बड़ा दुखद चित्र प्रस्तुत करता था। सम्राट, उसके मंत्री और अधिकारी, कुलीन लोग और पादरी घोर विलासिता में डूबे हुए थे, जबकि मध्यम वर्ग, किसान और आम लोग जुल्म और उत्पीड़न के शिकार थे। सामयिक स्थिति से प्रेरित होकर रूसो ने सामान्य इच्छा, जनरल विल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सामान्य इच्छा के सिद्धांत की हम पिछले अध्यायों में भी आपसे चर्चा कर चुके हैं विद्यार्थियों। सामान्य इच्छा द्वारा संचालित राज्य में हमारी स्वतंत्रता का अपहरण नहीं होता। सामान्य इच्छा इस सत्यता को प्रकट करती है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। मतलब राज्य जिस आधार पर निर्मित हुआ है वो इच्छा के आधार पर बना है, शक्ति के आधार पर नहीं। अब बात करते हैं मनुष्य दासता और असमानता का शिकार क्यों बना। अब हम असमानता के विषय में रूसो के विचारों का विस्तार से वर्णन करेंगे और इस संबंध में उसके दो ग्रंथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, विषमता पर वार्ता और सामाजिक अनुबंध। असमानता की प्रकार की बात करें तो रूसो ने अपने ग्रंथ विषमता पर वार्ता में यह बतलाया कि असमानताएं दो तरह की होती हैं, एक तो प्राकृतिक असमानता और दूसरी परंपरागत असमानता। मनुष्य के शारीरिक और मानसिक गुणों में जन्म से ही कुछ विशेष अंतर पाए जाते हैं, जिसे हम प्राकृतिक असमानता में देखेंगे। कुछ मनुष्य छोटे कद के होते हैं तो कुछ लंबे, और कुछ काले तो कुछ गोरे पीले, कोई आकर्षक तो कोई बदसूरत होते हैं, तो कुछ लोग जन्म से बुद्धिमान होते हैं तो कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। इस तरह की विषमताएं प्राकृतिक असमानता की श्रेणी में आती हैं। इन्हें समाप्त करना लगभग असंभव होता है। हम चाहने पर भी सभी व्यक्तियों को समान रूप, समान बुद्धि, समान रंग प्रदान बिल्कुल भी नहीं कर सकते, परंतु परंपरागत असमानताएं राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रथाओं की देन होती हैं। ये मानव निर्मित होती हैं और इन्हें मिटाया जाना भी जरूरी है। मानव निर्मित इसलिए क्योंकि ये देश के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे पर निर्भर करती हैं। जिन देशों में राजतंत्र व कुलीन तंत्र होगा वहां राजसत्ता राज परिवार या कुलीन वर्ग के हाथों में होगी। राजसत्ता जो है किसके हाथों में होगी? राज परिवार के हाथ में होगी, या कुलीन वर्ग यानी जिसे हम धनिक वर्ग की भी कहते हैं उनके हाथों में होगी। जनता की इस तरह के प्रशासन में कोई भागीदारी नहीं होती है। इसी प्रकार आर्थिक विषमताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि कौन व्यक्ति या वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी है। राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को बदलकर ये विषमताएं दूर की जा सकती हैं। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था इस तरह की हो जिससे सभी का कल्याण हो सके। अब हम बात करते हैं असमानता की उत्पत्ति की। हॉब्स और लॉक की ही भांति रूसो भी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का ही समर्थन करता है। जैसा कि हमने आपको भी प्रारंभ में बताया कि हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ही विचारक जो हैं सामाजिक अनुबंध यानी कि सामाजिक समझौतावादी सिद्धांतकार हैं, परंतु प्राकृतिक अवस्था और राज्य के स्वरूप के विषय में उनकी विचारधारा इन विचारकों से नहीं मिलती जुलती। तीनों के ही विचार जो हैं अलग अलग हैं।
आदिम प्राकृतिक अवस्था, रूसो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य सादगी और स्वतंत्रता का जीवन बिता रहा था। न तो वह हिंसक था न क्रूर था जैसा कि हॉब्स ने चित्रित किया, और न उस प्रकार का शुद्ध आचरण करने वाला जैसा कि लॉक ने कहा। फिर वह मनुष्य संतुष्ट था, वह असभ्य या जंगली अवश्य था पर अच्छी प्रकृति वाला था। रूसो ने उसे उत्कृष्ट जंगली कहकर बुलाया, अर्थात सभ्य मनुष्य वाले खराब आदतें, छल, घृणा, ईर्ष्या व अन्य दुर्गुण जो है उसमें नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आदिम प्राकृतिक अवस्था जिसमें हम बात करते हैं रूसो, हॉब्स और लॉक की, तो रूसो कहता है कि मनुष्य जब प्राकृतिक अवस्था में था तो वह पूर्ण रूप से सादगीपूर्ण और स्वतंत्रता के रूप में वह अपना जीवन बिता रहा था, बिल्कुल भी हिंसक और क्रूर नहीं था जिस प्रकार से हॉब्स ने कहा। हॉब्स कहता था कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति कैसा था, हिंसक और क्रूर था, और लॉक कहता था कि लॉक ने बताया था कि शुद्ध आचरण करने वाला था। लॉक कहता था कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति कैसा था, शुद्ध आचरण करने वाला था। वो कभी हिंसक भी हो सकता था, कभी क्रूर भी हो सकता था, तो कभी सादगीपूर्ण भी हो सकता था। दोनों तरह की ही विचार उसने बताए, लेकिन रूसो जो था वो पूरी तरह से स्पष्ट था। उसने कहा वह उत्कृष्ट जंगली तो था, लेकिन वह इस प्रकार से, जिस प्रकार से सभ्य मनुष्य छल, घृणा, ईर्ष्या व अन्य दुर्गुणों का शिकार होता है, ऐसी आदतें जो थी उसमें नहीं थी। इसके बाद मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था की बात करता है रूसो। धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हुई, पर नए नए औजारों और उपकरणों का आविष्कार हुआ और साथ ही धातुओं का भी प्रयोग होने लगा। नदियों के किनारे रहने वाले लोग स्थायी झोंपड़ियां बनाकर वहीं बस गए, और निजी संपत्ति, घर और कुटुंबों के विकास ने संघर्ष व प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। पर यह विकृत प्राकृतिक अवस्था भी आज के सभ्य समाज से अच्छी थी। इस अवस्था के विरुद्ध विद्रोह की आशंका नहीं थी। तो रूसो ने कहा कि मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था, पहले तो आदिम प्राकृतिक अवस्था बताई, फिर उसके बाद मध्यम प्राकृतिक अवस्था, जिसमें उसने ये बताया कि धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होने लगी, लोगों ने औजार बनाने शुरू कर दिए, उपकरण बनाने शुरू कर दिए, और जो जिस जगह रह रहा था उसी आधार पर, जैसे नदियों के किनारे, जंगलों में जिस प्रकार से भी रह रहा था, धीरे धीरे उन्होंने कुटुंब, घर बनाना शुरू कर दिया और प्रतिस्पर्धा ने जन्म ले लिया था। भूस्वामित्व के बाद की अवस्था, मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था का अंत भूमि पर निजी स्वामित्व की वजह से हुआ। कृषि के आविष्कार और भूमि पर निजी कब्जे से प्राकृतिक अवस्था का सब सुख चैन जाता रहा। रूसो लिखता है कि वह पहला मनुष्य जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेर कर कहा कि यह मेरा है, और भोले भाले लोगों से अपनी बात मनवानी शुरू कर दी, वह सिविल समाज का संस्थापक बन गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, उसने क्या कहा, जब भू स्वामित्व आ गया, जब भूमि के एक टुकड़े पर उस व्यक्ति ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और ये कहने लगा कि यह मेरा है, और अपनी बात मनवाने के लिए उसने हर प्रकार के कार्य करने शुरू कर दिए, तो वह सिविल समाज का संस्थापक बन गया। मतलब सिविल समाज मतलब एक नागरिक समाज का संस्थापक बन गया, और यहीं से असमानता का सूत्रपात शुरू हो चुका था। शक्तिशाली और दूरदर्शी लोगों ने अच्छी भूमि हड़प ली, औरों को खराब भूमि मिली। कुछ लोग इतने अभागे थे कि उन्हें भूमि मिली ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शक्तिशाली थे, दूरदर्शी थे, जिनके अंदर ज्ञान था, विद्वता थी, तो उन्होंने अच्छी भूमि को हड़प लिया, अच्छी भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। कुछ को अधिक भूमि मिली, कुछ को कम मिली, और कुछ को बिल्कुल ही ना मिली। इस प्रकार अमीरी और गरीबी का भेद जो है वहीं से शुरू हो गया। धनी लोगों ने गरीबों को लूटना शुरू कर दिया, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। प्रतिस्पर्धा, हिंसा और आतंकवाद से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने अनुबंध करने शुरू कर दिए, अनुबंध किया, जिसे हमने समझौता की संज्ञा दी। इस प्रकार समाज यानी कि राज्य और कानूनों का उद्भव हुआ, और जिसने समूची मानव जाति को परिश्रम, दासता और दयनीय स्थिति में धकेल दिया। कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा, हिंसा, आतंक से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने क्या किया, अनुबंध किया, यानी समझौता किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और राज्य की स्थापना कर दी। और राज्य की स्थापना के बाद क्या ऐसी स्थिति हुई कि समाज और कानूनों का उद्गम हुआ, समाज बना, और उस समाज ने, उस राज्य ने कानूनों को बनाया, जिसने समूची मानव जाति को परिश्रम करने के लिए, दास्ता भोगने के लिए, दयनीय स्थिति में
पूरी तरह से धकेल दिया। इस प्रकार से असमानता का सूत्रपात शुरू हो चुका था। सामाजिक अनुबंध और राज्य का स्वरूप। रूसो के अनुसार यह अनुबंध प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ किया। मतलब सामाजिक अनुबंध की जब हमने बात की तो सामाजिक अनुबंध किसके साथ हुआ? एक प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ किया। उसने प्रत्येक ने क्या कहा? मैं अपने शरीर और अपनी सभी शक्तियों को सामान्य इच्छा की देखभाल में समाज को सौंपता हूँ। क्या? मैं अपने शरीर और अपनी सभी शक्तियां किसको सौंपता हूँ? सामान्य इच्छा की देखभाल में सौंपता हूँ। जनरल विल। हम प्रत्येक व्यक्ति को समाज के अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। समाज को एक ऐसे समाज के रूप में हम स्वीकार करते हैं जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। रूसो का सुप्रसिद्ध ग्रंथ सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस वाक्य से शुरू हुआ कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, पर वह हर जगह बंधनों से जकड़ा हुआ दिखाई देता है। यह कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्य स्वतंत्र तो जन्म से ही होता है, लेकिन जैसे ही वह अपना होश संभालने लगता है तो समाज के बंधनों में वह जकड़ा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों हुआ? रूसो का उत्तर था, मनुष्य दासता की बेड़ियों से इसलिए बंध गया क्योंकि प्राकृतिक अवस्था बनी नहीं रह सकी। अमीरी गरीबी के भेदभाव और संघर्ष व प्रतिस्पर्धा ने उस स्वर्णिम युग को समाप्त कर दिया, यानी आदिम प्राकृतिक अवस्था को बिल्कुल समाप्त कर दिया, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति आगे की ओर बढ़ने की, विकासात्मक अवस्था की ओर जाती है। वह धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करना या अपने आप को विकसित करने के लिए सोचता रहता है, क्योंकि मनुष्य एक सोचने वाला, चिंतन करने वाला प्राणी है। रूसो के समक्ष दूसरा प्रश्न यह था कि क्या राज्य का कोई ऐसा रूप है जिसमें शांति व व्यवस्था भी बनी रह सकती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रह सके? रूसो का उत्तर था कि वह है सामान्य इच्छा द्वारा संचालित राज्य। इस प्रकार हो सकता है ऐसे राज्य में प्रजा ही शासक है और वही शासित भी है। इसमें जो अधिकार हम राज्य को देते हैं वे पुनः हमें वापिस मिल जाते हैं। इस प्रकार समझाया जा सकता है इसे कि कै, खे, गे और घे, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों को कै, खे, गे, घे को सौंप देता है और इनके कुल जोड़ के अविभाज्य अंश के नाते वह जो कुछ खोता है उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के साथ समझौता करके वो सभी अधिकार उसे दे दिए और वही अधिकार उसने उससे वापस प्राप्त किए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अधिकारों वाला अध्याय पढ़ाया था, उसमें मैंने आपसे यह बात की थी कि जिस प्रकार से हम अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं, हम अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं, उसी प्रकार से अन्य व्यक्तियों के पास भी उतने ही अधिकार, उतने ही दायित्व उनके पास भी होते हैं। वो भी उसी प्रकार से उन अधिकारों का उपभोग करेंगे। इसलिए हमें अधिकारों का उचित मात्रा में, उचित सीमित अवस्था में ही उसका प्रयोग करना होगा, तभी हम अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग कर पाएंगे। तो उसने यही उदाहरण बताया है कि कै, खे, गे, घे जो प्रत्येक व्यक्ति है प्राकृतिक अवस्था में कै, खे, घे को सौंप देते हैं और वही चीज जो है वो उनको अविभाज्य अंश के नाते उन्हें वह जो कुछ होता है उसे वह पुनः प्राप्त कर लेता है। जो मैंने उसे दिया उसी ने मुझे वापस दे दिया। अर्थात लोगों ने अपने अधिकार स्वयं अपने ही को दिए और केवल उन अधिकारों का रूप परिवर्तन हो गया। पहले वे प्राकृतिक अधिकार कहलाते थे, स्वयं व्यक्ति द्वारा संरक्षित थे। अब वे राजनीतिक और सिविल अधिकार बन गए और राज्य की सामूहिक शक्ति द्वारा संरक्षित हो गए। इस प्रकार पहले की अपेक्षा व्यक्ति कहीं अधिक संरक्षित और स्वतंत्रता का उपभोग करता है। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब यह हुआ विद्यार्थियों कि जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राकृतिक अधिकार देता है, जिसे हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, वो किसके द्वारा संरक्षित है? वो व्यक्ति के द्वारा ही संरक्षित है। जब वे व्यक्ति संरक्षित करता है तो वो किस श्रेणी में आ जाते हैं? वे राजनीतिक और सिविल अधिकारों की श्रेणी में आ जाते हैं। और यही राजनीतिक और सिविल अधिकार जो है राज्य सामूहिक शक्ति द्वारा उसे संरक्षित करता है और सामूहिक शक्ति के द्वारा जब उसे संरक्षित करता है तो वह प्रत्येक व्यक्ति जो है उस अधिकारों का भरपूर प्रयोग कर सकता है। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रभुसत्ता का निवास सामान्य इच्छा में। सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीति विज्ञान को रूसो की सबसे बड़ी देन है। जनरल विल, इस सिद्धांत को समझने के लिए वास्तविक इच्छा एक्चुअल विल और विशुद्ध इच्छा रियल विल के अंतर को हमें बखूबी जानना होगा। व्यक्ति की वास्तविक इच्छा तर्कसंगत नहीं होती, वह उसके व्यक्तिगत हित या स्वार्थ की ओर संकेत करती है। इसके ठीक विपरीत विशुद्ध इच्छा यानी विवेकपूर्ण और तर्कसंगत होती है।
उसका लक्ष्य सामूहिक हित या जन कल्याण के लिए होता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा समाज के सभी व्यक्तियों की विशुद्ध इच्छाओं का योग है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस सिद्धांत में सामान्य इच्छा के सिद्धांत में दो इच्छाओं के बारे में बात की गई है, वास्तविक इच्छा और विशुद्ध इच्छा। तो विशुद्ध जो वास्तविक इच्छा है वो कैसी इच्छा है, वो तर्कसंगत नहीं होती है, वह व्यक्तिगत हित या स्वार्थ की ओर भी संकेत करती है। और जो विशुद्ध इच्छा है वो विवेकपूर्ण होती है और तर्कसंगत होती है और सामूहिक हित या जन कल्याण के लिए होती है। रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा क्या है, समाज के सभी व्यक्तियों की विशुद्ध इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है। वह सदा उचित है और वह सदा सही होती है। प्रभुसत्ता यानी राज्य की सर्वोच्च शक्ति का निवास सामान्य इच्छा में है। रूसो स्विट्जरलैंड का निवासी था। उसके मस्तिष्क में स्विट्जरलैंड प्रांतों की प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय प्रणाली की छाप अंकित थी और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की निर्वाचित विधानसभा या संसद नहीं होती। आम नागरिक ही कानूनों का निर्माण करते हैं। रूसो प्रातिनिधिक सरकार में विश्वास नहीं रखता। उसने यह कहा, जनता के प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, इसलिए उचित नहीं कि नागरिक स्वयं सामान्य इच्छा के अनुसार कानूनों का निर्माण करे और प्रशासनिक व न्यायिक शक्तियों का उपयोग जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति करे। इसलिए उसने सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को ही अपनाने का प्रयास किया और उसी की ही गुणगान गाए, लेकिन उसने अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी कि प्रातिनिधिक सरकार का में बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सदैव स्थिर, अपरिवर्तनशील और पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। इसलिए हर व्यक्ति का हित इसमें है कि सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करे। यदि कोई ऐसा न करे तो उसे आज्ञा पालन के लिए विवश किया जाए, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसका हित किस बात में है। नागरिकों को राज्य की अवज्ञा या कानून के उल्लंघन का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से रूसो ने सामान्य इच्छा को सदैव स्थिर, अपरिवर्तनीय और पूर्ण रूप से शुद्ध माना है और हर व्यक्ति को उसे मानना चाहिए, उसी के आधार पर ही निर्मित कानूनों का पालन करना चाहिए। रूसो के राजनीतिक चिंतन का मूल्यांकन, आलोचना। रूसो के विचारों की 3 मुख्य आलोचनाएं की गई। रूसो यथा पूर्व स्थिति का समर्थक है। असमानता के लिए रूसो ने निजी संपत्ति को जिम्मेवार माना। उसके अनुसार वह पहला मनुष्य है जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेरकर अपना अधिकार जताया और असमानता का जनक बताया। रूसो की यह मान्यता बड़ी प्रगतिशील है। वह शांति और समानता के लिए लड़ने वाला प्रतीत होता है, परंतु उसने असमानता से लड़ने का कोई भी व्यवहारिक मार्ग नहीं सुझाया। रूसो के विचार भूमि पूंजी के केंद्रीकरण की समस्या का ही सही समाधान प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए उसे यथापूर्व स्थिति का समर्थक कहा जाता है। रूसो का राजदर्शन पूंजीवाद और जमींदार प्रथा के दोषों को दूर नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, रूसो यथापूर्व स्थिति का समर्थक था। उसने उस स्थिति को जिस आधार पर भूमि के टुकड़े को घेर करके जब असमानता स्थापित हो जाती है, उस असमानता को खत्म करने का कोई भी व्यवहारिक मार्ग नहीं सुझाया। आलोचक इस प्रकार से उसकी आलोचना करते हैं। सामान्य इच्छा की आड़ में राज्य निरंकुश बन सकता है। यद्यपि रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया, पर उसकी कल्पना वाले राज्य में व्यक्ति को कानून की अवज्ञा का कोई अधिकार नहीं है। सामान्य इच्छा को उसने सर्वोपरि और निर्दोष माना है, क्योंकि सामान्य इच्छा सभी की विशुद्ध इच्छाओं का योग उसने बताया है। रूसो का यह सिद्धांत कांट, फिक्टे और हीगल जैसे जर्मन दार्शनिकों के हाथ में जाकर निरंकुश राजतंत्र का पोषक बन जाता है। 20वीं शताब्दी के तानाशाहों हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन ने इस सिद्धांत की आड़ में परम सत्तावादी राज्य की संस्थापना की और ये सभी तानाशाह स्वयं को जनता की सामान्य इच्छा का प्रतीक मानते रहे। इटली का फासिस्ट डिक्टेटर मुसोलिनी ने कहा करता है था कि वह इटली की आत्मा को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अनुसार शासन संचालन असंभव है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन्हीं राज्यों में संभव है जिनका आकार बहुत छोटा होता है, अर्थात जहां आसानी से लोग एकत्र हो सकते हैं। आधुनिक युग में बड़े बड़े राज्यों का उदय हो चुका है, इसलिए अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से शासन कार्य संचालन नहीं हो सकता। रूसो पुरातनवादी व्यवस्था का समर्थक है। उसे प्राचीन छोटे राज्य ही आदर्श प्रतीत होते हैं। इस विषय में उसका दृष्टिकोण अव्यवहारिक लगता है, क्योंकि अब जितने भी राज्यों को हम देखें, सभी राज्यों का आकार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मात्र एक स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा राज्य है जो छोटे राज्यों में उसकी गिनती होती है।
रूसो का महत्व और राजदर्शन को उसकी देन। इसमें कोई संदेह नहीं विद्यार्थियों कि रूसो के विचारों में कई जगहों पर अस्पष्टता और विरोधाभास दिखाई देता है। इस प्रकार की जटिलता का सबसे अच्छा उदाहरण सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, परंतु इसका यह अर्थ भी नहीं कि राजदर्शन को उसकी कोई देन नहीं है। उसके इस सिद्धांत को अस्वीकार करना असंभव होगा कि लोकतंत्र में राजसत्ता किसी एक वर्ग या किन्हीं खास वर्गों के हाथों में न होकर समूची जनता के हाथों में होती है। रूसो ने स्वतंत्रता और समानता के बारे में जो विचार व्यक्त किए फ्रेंच राज्य क्रांति के मुख्य आधार थे। फ्रेंच राज्य क्रांति का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, इसलिए उनके विचारों में इनकी झलक देखने को मिलती है। उसके चिंतन से राष्ट्रवाद के विकास को बल मिला। विषमता पर वार्ता नामक ग्रंथ में रूसो ने आर्थिक विषमताओं पर प्रबल प्रहार भी किया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि संपत्ति का उपयोग सदा सामाजिक हितों में होना चाहिए। उसके ग्रंथ फ्रेंच क्रांतिकारियों के लिए बाइबल बन गए और रूसो ने राजनीतिक अव्यवस्था और घोर आर्थिक असंतोष के समय यूरोप के समक्ष पुराने ढांचे को ध्वस्त करने का आदर्श प्रस्तुत किया। उसने राजनीतिक शिक्षा, धर्म, साहित्य इन सब पर मौलिक चिंतन की छाप छोड़ी। तो इस बात में कोई संदेह नहीं विद्यार्थियों कि रूसो का महत्व या रूसो का राजदर्शन में कोई देन नहीं है। निश्चित रूप से राजदर्शन में राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ही गहन उसकी देन है, जिसमें सबसे बड़ी बात आती है लोकतंत्र को जिस प्रकार से उन्होंने स्वीकार किया। इस अध्याय के सार संक्षेप को देखें तो हमने रूसो के परिचय को हमने जाना कि रूसो एक दार्शनिक विचारक था, जिसके विचारों में उत्कृष्टता और विरोधाभास दोनों को देखने को मिला और व्यक्ति की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया और राज्य को शक्तिशाली हिमायती था। रूसो के संक्षिप्त जीवन वृत्त को देखें तो उनका जन्म 1712 में हुआ, स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में हुआ और 1749 में दीजा अकादमी द्वारा उसे पुरस्कृत किया गया। 1755 में उसने विषमता पर वार्ता नामक निबंध भी लिखा और राजनीतिक दृष्टि से सामाजिक अनुबंध नामक ग्रंथ जो है काफी महत्वपूर्ण भी रहा। रूसो पर प्रभाव पड़ा, रूसो के लेखन पर उन पर फ्रांस की आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं का प्रभाव पड़ा। सामयिक स्थिति से प्रेरित होकर रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार से मनुष्य दासता और असमानता का शिकार क्यों बना, इस पर भी चर्चा करी, जिसमें रूसो ने बताया कि असमानताएं दो तरह की होती हैं, प्राकृतिक असमानता और परंपरागत असमानता। प्राकृतिक असमानता को उसने इंगित किया ईश्वरकृत असमानता से और परंपरागत असमानता को उसने इंगित किया सीधा भूस्वामित्व से। शक्तिशाली और दूरदर्शी लोगों ने अच्छी भूमि हड़प ली और खराब भूमि जो है वो मिली उन लोगों को जिनके पास दूरदर्शिता नहीं थी और कुछ लोगों को तो भूमि मिली ही नहीं। सामाजिक अनुबंध और राज्य के स्वरूप में उसमें उन्होंने चर्चा करी। सामाजिक अनुबंध प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति के साथ किया। सामान्य इच्छा द्वारा संचयित राज्य में प्रजा ही शासक होती है, वही शासित होती है और लोगों ने अपने अधिकार स्वयं ही अपने ही को दिए, मतलब अपने ही सामान्य इच्छा को दिए और सामान्य इच्छा ने ही उन्हें वापस लोगों को प्रदान किए। पहले वे मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार कहलाते थे, बाद में वे राजनीतिक और सिविल अधिकार कहलाए जाने लगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रभुसत्ता का निवास सामान्य इच्छा में बताया उन्होंने। सामान्य इच्छा समाज की सभी व्यक्तियों की विशुद्ध इच्छाओं का योग है और वह सर्वोपरि है। रूसो प्रातिनिधिक सरकार में विश्वास बिल्कुल नहीं रखता। प्रातिनिधिक सरकार जिसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहते हैं, उसमें उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया और नागरिक स्वयं सामान्य इच्छा के अनुसार कानूनों को निर्माण करेगा और नागरिकों को राज्य की अवज्ञा या कानून के उल्लंघन का कोई भी अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से रूसो के चिंतन का मूल्यांकन हमने किया, जिसमें कि बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना भी की। यह यथापूर्व स्थिति का समर्थक है। उसका राजदर्शन पूंजीवाद और जमींदार प्रथा के दोषों को दूर नहीं कर सकता। सामान्य इच्छा की आड़ में राज्य निरंकुश बन सकता है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अनुसार शासन संचालन असंभव है। रूसो का महत्व राजदर्शन को उसकी देन के रूप में हमने देखा, जिसमें रूसो के इस सिद्धांत को अस्वीकार करना असंभव है कि लोकतंत्र में राजसत्ता किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं, समूची जनता के हाथ में होती है। रूसो ने आर्थिक विषमता पर प्रबल प्रहार किया और रूसो ने स्वतंत्रता और असमानता के बारे में जो विचार व्यक्त किए विद्यार्थियों वे फ्रेंच राज्य क्रांति के मुख्य आधार थे। उसने राजनीति, शिक्षा, धर्म, साहित्य इन सब पर अपने मौलिक चिंतन की छाप छोड़ दी। विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न है। यह निबंधात्मक प्रश्नों में और लघुत्तर प्रश्नों में भी पूछे जा सकते हैं। असमानता के विषय में रूसो के विचारों का वर्णन कीजिए। असमानता के प्रकार और उसकी उत्पत्ति के विषयों के बारे में रूसो के विचार।
रूसों का सामाजिक अनुबंध और रूसों का राजदर्शन, इन सभी के बारे में आपको निबंधात्मक प्रश्नों के रूप में आपसे इसमें उत्तर लिखने हैं। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ ही विद्यार्थियों यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट अध्याय लेकर के आपके सामने आऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह अध्याय आपको समझ आया होगा, जिस प्रकार से हमने रूसों की असमानता की चर्चा करी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।